हमारी संसद और विधानसभाओं में जो जिस तरह के लोग चुन के आ रहे हैं उनको तो कभी वहाँ होना ही नहीं चाहिए, उनकी जगह तो जेल में है। इधर जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं ये बेलगाम हुए हैं। आशाहीनता का काल है, निराशा का काल है, अंधकार का काल है। क्यों? क्योंकि नौजवानों को रोज़गार चाहिए, रोज़गार नहीं मिल रहा है। तो आज की राजनीति में सत्ता की साधना को लेकर, सत्ता की पिपासा, सत्ता की वासना सर्वोच्च हो गई है, जो हमारे लोकतंत्र को दिशाहीन कर रही है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM, मैं आपके साथ नफीसा खान। भारत की राजनीति संविधान के ढांचे के साथ काम करती है, लेकिन देश के अंदर अब एक और बहस छिड़ चुकी है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी का एक बयान सामने आता है जो कि न्यायपालिका पर सवाल उठाते हैं। उसके बाद ये सवाल और ज़्यादा गूंजने लग गया है कि संविधान बढ़ा, संसद बढ़ी या फिर सुप्रीम कोर्ट बढ़ा। अब ऐसे में चर्चा करते हैं कि जिस अनुच्छेद की बात वो कर रहे हैं 142, उसका उल्लंघन किया जा रहा है, पावर का मिसयूज कर रही है सुप्रीम कोर्ट। ये जो आरोप लग रहे हैं, इन आरोपों को लेकर क्या कुछ लोगों का कहना है। इसी के साथ साथ देश के अंदर मौजूदा जो राजनीति है उसकी दिशा और दशा क्या है, इस पर भी चर्चा करेंगे और बारीकी से समझेंगे एनडीए सरकार, देश और देश की जनता के क्या हाल हैं। मेरे साथ इस वक्त आनंद कुमार जी हैं जो कि भारतीय समाज कह लीजिएगा कि विश्लेषक हैं, राजनीतिक बारीकी से नज़र रखते हैं राजनीति पर और तमाम उन मुद्दों पर बाखूबी नज़र पैनी रखते हैं जिनसे देश के हालात में सुधार आए या फिर देश गलत दिशा में बढ़े। मैं चर्चा की शुरुआत करती हूं सर, और शुरुआत इसी से करती हूं कि आज आप संविधान के मुद्दे पर भी चर्चा कर रहे हैं। ये जो कार्यक्रम है बेहद ज़रूरी भी है क्योंकि संविधान पर काफ़ी बहस इस वक्त देश में हो रही है। पहले जगदीप जी का बयान, संविधान और देश, कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, जो राज्यसभा के अध्यक्ष जी हैं माननीय उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी, ये वकील भी रहे हैं जी। लेकिन वकील होने के नाते जो एक उनके बयान में गहराई होनी चाहिए उसका अभाव है। अभी तक भारतीय संविधान को लेकर के सर्वोच्च न्यायालय ने जो योगदान किया है वो उसकी महत्ता को बढ़ाने वाला है और उसकी प्रासंगिकता को सिद्ध करता है। इधर जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं ये बेलगाम हुए हैं। हमारी संसद और विधानसभाओं में जो जिस तरह के लोग चुन के आ रहे हैं उनको तो कभी वहाँ होना ही नहीं चाहिए, उनकी जगह तो जेल में है। लेकिन वो आ रहे हैं तो ये बड़ी महिमा है कि सुप्रीम कोर्ट इस बारे में कुछ बोल नहीं रहा है, उसके बारे में बोलना चाहिए। दूसरा, जो संवैधानिक प्रतिनिधि हैं हमारी व्यवस्था के, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, क्या ये संविधान में दी हुई मर्यादाओं का पालन कर रहे हैं? अगर कोई राज्यपाल विधानसभा द्वारा पारित किसी भी प्रस्ताव को महीनों महीनों तक अनुमति नहीं देता, ना हाँ कहता ना कहता, तो उसको कौन काबू में लाएगा? ये बेकाबू लोग हैं, ये कोई बादशाह लोग हैं या ये संवैधानिक प्रतिनिधि हैं? अगर संवैधानिक प्रतिनिधि तो संवैधानिक नैतिकता के साथ चलना चाहिए। ऐसे ही कई मामलों में विधानसभा और लोकसभा में या केंद्र सरकार और राज्य सरकार में टकराहट हो रही है और इसमें राज्य सरकारें चीख रही हैं, चिल्ला रही हैं कि हमारा आर्थिक हिस्सा नहीं दे रहे हो, हमारे संवैधानिक हकों को तुम उसका पददलन कर रहे हो। तो जो हमारी तो शिकायत नागरिक के नाते ये है कि न्यायपालिका को कार्यपालिका और विधायिका इन दोनों में जो मनमानी चल रही है उसमें और हस्तक्षेप करना चाहिए, संविधान के अंतर्गत करना चाहिए, लेकिन चुप नहीं रहना चाहिए। लेकिन जब वो दखल देते हैं सर तो फिर उपराष्ट्रपति उनको आईना दिखाते हैं, वो कहते हैं कि अपनी पावर का मिसयूज़ कर रहे हैं। 142 जो अनुच्छेद है उसका उल्लंघन किया जा रहा है। जो लोकतांत्रिक ढांचा है उसको खराब करने की कोशिश यहाँ पर न्यायपालिका कर रहा है, ये आरोप लगाया जा रहा है। आरोप तो कोई भी लगा सकते हैं, उन्होंने आरोप लगाया, उन्होंने अपने नागरिक अधिकार का पालन किया, लेकिन जो आईना है वो खाली सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को दिखाने की ज़रूरत नहीं है, खुद भी देखने की ज़रूरत है। क्या भारतीय राज्यसभा और संसद के दोनों सदनों की गरिमा बची हुई है? क्या ये पूरी तरह से सरकार के हाथों खिलौना नहीं हो गए हैं? इसमें अगर माननीय राज्यसभा के अध्यक्ष जी, उपराष्ट्रपति जी कुछ अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बजाय सर्वोच्च न्यायालय की मीन मेख निकालने के। लेकिन परमाणु मिसाइल बता रहे हैं धनखड़ जी इसको। धनखड़ जी के पास शब्दों का अभाव है, उनकी शब्दों की दरिद्रता है। परमाणु मिसाइल क्या है और सर्वोच्च न्यायालय का हस्तक्षेप क्या है, इसकी तुलना आप करेंगे तो इसको आप कहिएगा ये संजीवनी है, गंगा जल है। जो सर्वोच्च न्यायालय कर रहा है ये गंगा जल से अपवित्र हो रही विधायिका को
स्वच्छ करने की, स्वीकार्य करने की और सम्मानित बने रहने की एक भूमिका है, एक योगदान है। लेकिन क्या सर इस बयान को ऐसे भी देखा जाए कि जो उपराष्ट्रपति धनखड़ जी हैं वो सुप्रीम कोर्ट को कंट्रोल और कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं? हाँ, मतलब एक तरह से कोशिश तो यही उनकी हो रही है, वो उसको सुप्रीम कोर्ट को सुधारना तो चाहते नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को चेतावनी दे रहे हैं कि तुम हमारे मनमानी पर दखल मत दो, ये नागरिकों को पसंद नहीं आएगा। ठीक है सर, अब राजनीति पर आते हैं क्योंकि आप उसके विश्लेषक भी हैं। आप कैसे देखते हैं वर्तमान की जो राजनीति है देश के अंदर चल रही है, उसकी दशा और दिशा क्या देख पा रहे हैं आप? जो वर्तमान राजनीति है इसमें एक बड़ा खतरनाक बदलाव आ रहा है। राष्ट्रीय आंदोलन में राजनीति का अर्थ सेवा था, समर्पण था, संघर्ष था, सहयोग था, सत्याग्रह था। आज राजनीति का मतलब येन केन प्रकारेण सत्ता साधना हो गया। इसमें सिद्धांत की तिलांजलि दी जा रही है, इसमें संघर्ष का तो कोई सवाल ही नहीं है, और जहाँ तक सादगी की बात है वो भी नहीं है। तो आज की राजनीति में सत्ता की साधना को लेकर, सत्ता की पिपासा, सत्ता की वासना सर्वोच्च हो गई है, जो हमारे लोकतंत्र को दिशाहीन कर रही है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है, और एक तरह से सब कुछ एक ही लक्ष्य के लिए समर्पित है, वो है सत्ता पाना। तो सत्ता को हर हालत में पाना अपने आप में एक उचित दिशा नहीं है। सत्ता को सिद्धांत के साथ अगर आपने नहीं हासिल किया तो सत्ता बेलगाम हो जाएगी। हिटलर के पास भी सत्ता थी, हिटलर ने पूरी दुनिया को युद्ध में झोंक दिया, लाखों यहूदियों को मार डाला, और वो कह सकता था कि हमारे पास सत्ता है। तो सत्ता होना अपने आप में पूरी बात नहीं है, सत्ता को सिद्धांत की लगाम में होना चाहिए, संविधान के कंट्रोल में होना चाहिए। लेकिन क्या सर लोकतंत्र को सांप्रदायिकता में बदला जा रहा है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि देश के कई राज्यों में हिंसा भड़क रही है, सांप्रदायिकता के नाम पर तनाव बढ़ रहा है, और नेता जो हैं वो मस्त हैं, बल्कि उनके जो बयान आते हैं वो भड़काऊ और उकसाऊ देखने को मिलते हैं। हाँ, वो आपने बिल्कुल ठीक कहा। देश के निर्माण को लेकर के अगर हमको सरोकार है तो हम सांप्रदायिकता को जहर मानेंगे, लेकिन अगर वोट बैंक के निर्माण में हम लगे हुए हैं तो वोट बैंक के लिए सांप्रदायिकता, जातिवाद, भाषावाद, इससे अच्छा तो कोई तरीका ही नहीं है। और जब वोट बैंक हमारा बन गया तो हम चुनाव जीतेंगे, सत्ता मिलेगी। तो हम तात्कालिक लाभ के लिए सांप्रदायिकता को वोट बैंक बनाने का एक सूत्र बना रहे हैं, लेकिन दीर्घकालीन सांप्रदायिक सद्भाव बरसों बरस में बना है। 1946-47 में जो गांव-गांव में झगड़े हुए थे हिंदू, मुसलमान और सिख के बीच में, उसकी याद करके आज भी मन डर जाता है। फिर 1984 में जो सिखों के खिलाफ अन्याय हुआ इंदिरा जी की शर्मनाक हत्या के बाद, वो भी हमको याद दिलाता है कि देश की बुनियाद बहुत कमज़ोर है, इसको मजबूत करना है, इसमें ज़्यादा जोखिम उठाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने सांप्रदायिकता के जरिए सत्ता पाई तो सत्ता तो मिलेगी, लेकिन आपकी साख नहीं रहेगी, आपका प्रभाव नहीं रहेगा, आप एक बिखरे हुए और बिगड़ रहे देश के नायक कहलाएंगे। फिर आपका सारा समय फायर फाइटिंग, आग बुझाने में ही लगेगा, विकास आप नहीं कर सकेंगे। आप मोदी सरकार को देश के लिए कैसे देखते हैं? ये जो अमृतकाल का दावा किया जा रहा है, ये अमृतकाल है या फिर देश के लिए सबसे बुरा वक्त ये चल रहा है? अमृतकाल तो नहीं है, क्योंकि अब अमृतकाल की चर्चा वो भी नहीं करते, हम और आप थोड़ी बहुत कर लेते हैं। ये बहुत आशाहीनता का काल है, निराशा का काल है, अंधकार का काल है। क्यों? क्योंकि नौजवानों को रोज़गार चाहिए, रोज़गार नहीं मिल रहा है। नई पीढ़ी को शिक्षा चाहिए, शिक्षा महंगी हो रही, व्यवसायीकरण हो रहा है। किसान को दाम चाहिए, वो 2 साल से लड़ रहा था, उसको धोखा दिया गया। मज़दूरों को काम चाहिए, उद्योगपतियों को मुनाफा चाहिए, किसी को भी जो उसका हक है वो नहीं मिल रहा है। तो ऐसा काल अमृतकाल तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये संतोषजनक है कि नहीं है, इस पर ज़रूर आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि चुनाव हुआ, चुनाव में उनको 240 सीटें तो मिली। ये वैज्ञानिकों का कहना है कई सीटें इसमें से घपले से मिली हैं, तो उसकी जांच होनी चाहिए। एक अपवित्र तरीके से अगर सत्ता पाने की जैसा पवित्र आपको अवसर मिला तो वो अपवित्रता आपके आड़े आएगी, आपके हाथ रोकेगी। चिंताजनक स्थिति है। इसमें राजनीतिक सुधार के बिना, खासतौर पर चुनाव सुधार के बिना अब आगे बढ़ना मुश्किल हो गया है। तो क्या माना जाए कि जो देश में अभी मौजूदा समय में काबिज सत्ता है उसको सिर्फ सत्ता प्यारी है, चाहे देश के हालात ख़राब हो, चाहे 85 करोड़ लोगों को राशन मुफ्त देना पड़े, या फिर बेरोजगारी महंगाई बढ़ जाए, लेकिन युवाओं के हाथों में तलवार थमा दी जाए? ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही है। लोगों का ये अनुमान है कि हमारी सरकार 4 मोर्चों पर पिछड़ रही है।
पहला सवाल है महंगाई का, एकदम मनमानी दाम नीति चल रही है। दूसरा सवाल है दवाई का, बीमार होइए और गरीबी और कर्ज में डूब जाइए। तीसरा सवाल है कमाई का, रोजगार का। कोरोना के संकट के बाद से हमारा श्रम बाजार स्थिर नहीं हो पाया है। एक खास तरह की छिपी हुई बेरोजगारी है जो हर घर को प्रभावित कर रही है। और आखिरी सवाल है पढ़ाई का। हर घर में बच्चों को पढ़ाने के लिए, बच्चियों को पढ़ाने के लिए एक संकल्प तो जाग गया, एक क्रांति है, लेकिन कहाँ पढ़ाएं, कितना पढ़ाएं, कैसे पढ़ाएं? तो हाई स्कूल पास बच्चों को माँ पिता कर्जा लेकर के कोटा जैसे शहरों में साल 2 साल कोचिंग के लिए भेजते हैं। छोटी छोटी उम्र के लड़के लड़कियों को ज़्यादा से ज़्यादा समय पढ़ाई में देने के लिए दबाव डाला जाता है, और फिर भी ये स्पष्ट नहीं हो पाता है कि अच्छी पढ़ाई कहाँ है, तो लोग विदेश तक में अपने बच्चों को भेज रहे हैं। तो ये जो महंगाई, दवाई, कमाई और पढ़ाई, ये जो 4 मोर्चे हैं, इन 4 मोर्चों पर देश पीछे जा रहा है। ये सरकार के लिए शुभ समाचार नहीं है। और क्या सरकार विफल है इस तमाम मुद्दों पर? अभी तो सरकार के पास 4 साल का समय और बचा हुआ है। लेकिन 11 साल पुराने भी हाँ, अपने को सुधारें। और ये बहाना अब नहीं चलेगा कि सारी समस्याएं नेहरू पैदा करके। नेहरू तो 1964 में गुजर गए, ये 2024 है। 60 साल पहले का बहाना नहीं चलेगा। अपनी कर्म को अपनी कसौटी पर जांचिए। जो आपने वायदे किए थे, उन वायदों को, चुनाव घोषणा पत्र को उठा के पढ़ लीजिए, जिससे आपको याद आ जाए कि आपने क्या वादे किए थे, क्योंकि जनता आपके वादों की कसौटी पर ही आपको कसेगी और आप अपने अधिकांश वादे पूरा करने में विफल रहे हैं। आपने वादों का जिक्र किया और आप राजनीति पे पैनी नज़र भी बनाए हुए हैं। सर, मैं समझना चाहूँगी कि केंद्र सरकार बीते कुछ सालों में कई बड़े कानून बना चुकी है, कई बड़े बदलाव कर चुकी है, लेकिन जिस भी वर्ग के लिए कानून लाती है वो वर्ग नाखुश दिखाई देता है, वो प्रदर्शन करता है। तो फिर सरकार किस दिशा में काम कर रही है, सरकार किसके लिए काम कर रही है? ये तो अफवाह शहर में फैली हुई है, गांव में फैली हुई है कि ये सरकार अरबपतियों की सरकार हो गई है। इस समय एक ही वर्ग है जो बढ़ रहा है तेज़ी से, अरबपति। इस सरकार के बनने के पहले देश में 20 से ज़्यादा अरबपति नहीं थे। अब उनकी संख्या बढ़ करके 8 गुना हो गई है, 160 अरबपति हो गए। लेकिन दूसरी तरफ ये सरकार 80 करोड़ लोगों के घर में चूल्हा तभी जला पा रही है जब उनको मुफ्त अनाज दे रही है। ये बहुत खतरनाक स्थिति है। एक तरफ अमीरी का कैलाश और दूसरी तरफ गरीबी का दलदल। ये अच्छी स्थिति नहीं है। और सरकार के पास इसकी जो बजट आया, जो चिंतन है, इसमें कहीं भी कोई राहत की रोशनी नहीं दिखाई पड़ रही है। और तीसरी तरफ सांप्रदायिक जो जहर है वो खूब घोला जा रहा है। सर, संविधान ये कहता है कि हम भारत के लोग, लेकिन देश के पीएम किसी को कपड़े से पहचानते हैं, किसी के काम को, किसी के व्यवसाय को धर्म के नाम से टारगेट कर देते हैं। आपने हाल ही में सुना होगा बयान, पंचर बनाने वाला मुसलमान। क्या अब हर काम में हिंदू मुसलमान किया जाएगा? हाँ, ये बहुत चिंता की बात है कि भारत के प्रधानमंत्री की दृष्टि इतनी संकुचित हो गई है। पंचर बनाने वालों का धर्म एक नहीं है, हर धर्म के लोग बनाते हैं। और पंचर बनाने से जो आमदनी होती है उससे किसी का ईमानदारी से वो कोई चोरी तो नहीं कर रहे हैं, वो डाका तो नहीं डाल रहे हैं, वो चेन तो नहीं छीन रहे हैं, मोबाइल तो नहीं छीन रहे हैं। तो प्रधानमंत्री की भाषा असंयमित हो रही है, क्योंकि वो उनकी अपनी दिशाहीनता, दृष्टिहीनता का परिणाम है। हमें आशा करनी चाहिए कि भारत का प्रधानमंत्री बोलने के पहले 100 बार सोचेगा, अपनी नीतियों को खुद जांचेगा। हमारी आर्थिक नीति जीएसटी के लागू करने के बाद, नोटबंदी के बाद से लगातार लड़खड़ा रही है, संभल नहीं रही। हमारी सामाजिक नीति, आपने बार बार याद दिलाया कि हिंदू मुसलमान के सवाल पर हम उलझ गए हैं, और मुसलमान को डर है और हिंदू को एक तरह का एक घबराहट है। और इधर शिक्षा में, शिक्षा भ्रष्टाचार का पर्यायवाची हो गई है। और शिक्षा में जो वादा किया गया था नई शिक्षा नीति में कि 6% सरकार की आमदनी का खर्च करेंगे, 4% से ज़्यादा 10 बजट इन्होंने पेश किया, एक बार भी शिक्षा में अनुदान नहीं बढ़ाया गया। तो जब आप शिक्षा के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, रोजगार के लिए नहीं कर रहे हैं, सांप्रदायिक सद्भाव के लिए नहीं कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? आप खाली कुछ मुट्ठी भर उद्योगपतियों की सेवा कर रहे हैं, और कुल मिला के अमेरिका, रूस या इस तरह के अंतर्राष्ट्रीय ताकतों के खेल में शामिल हो गए हैं। एक तरफ हिंदू एकता की बात और एक तरफ मुसलमानों में खौफ पैदा करने का प्रयास लगातार है। लेकिन सर, इस बीच बीजेपी के कई नेता, बाबा जो अपने आप को बाबा कहते हैं, धर्म के ठेकेदार कहते हैं, वो एक शगुफा छोड़ देते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाना है, हिंदू राष्ट्र गांव की शुरुआत हो चुकी है, भारत हिंदू राष्ट्र। इस तरीके के जो बयान आते हैं उनको आप कैसे देखते हैं? ये हिंदू राष्ट्र का क्या अर्थ है हमको नहीं समझ में आता, क्योंकि भारत का राष्ट्रपति आदिवासी हैं, हिंदू हैं, भारत के प्रधानमंत्री हिंदू हैं, भारत के
सेना के प्रमुख हिंदू हैं, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हिंदू हैं, भारत के तमाम अभी पहली सरकार ऐसी बनी जिसमें कि कोई मुसलमान नहीं है। तो हिंदू राष्ट्र में इसके अलावा और क्या होगा कहना मुश्किल है। हाँ, अगर हिंदू राष्ट्र का मतलब जाति व्यवस्था को वापस लाना है, स्त्रियों को पीछे रखना है, दलितों के साथ न्याय नहीं करना है, अगर वो है तो कोई किसी को कबूल नहीं होगा, क्योंकि देश काफ़ी आगे बढ़ चुका है। और हिंदू राष्ट्र की बात 1930-40 में कही गई तो समझ में आती थी, आज तो बिल्कुल समझ के बाहर है। ठीक, धन्यवाद सर हमें समय देने के लिए और हमसे चर्चा करने के लिए। आनंद कुमार जी हमारे साथ थे, प्रोफेसर हैं, बारीकी से तमाम चीज़ों पर नज़र रखते हैं। खास बातचीत आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, अपनी राय दीजिएगा। लेकिन देश के हालातों को आप कैसे देखते हैं, राजनीति को, केंद्र सरकार के रवैये को, आप इन तमाम चीज़ों को लेकर क्या सोचते हैं, वो भी ज़रूर कॉमेंट बॉक्स में लिखिएगा। देखते रहिए 4PM, मैं थी आपके साथ नफीसा खान।